दोस्तों, जरा सोचिए, अगर किसी पर खून का इल्जाम लगे, अदालत उसे गुनहगार मान ले और सजाए मौत सुना दे, तो क्या आप भी मान लेंगे कि वह सचमुच कातिल है, या फिर कहीं कहानी के पीछे कोई और छुपा सच भी हो सकता है? यह कहानी है पुलिस ऑफिसर इशिता और कैदी आदित्य की। एक ऐसा रिश्ता जिसकी शुरुआत जेल की चारदीवारी से हुई और जो अंत में इंसाफ और इंसानियत की मिसाल बन गया। आदित्य पर आरोप था अपनी ही मां की हत्या का। अदालत ने सुनाई थी फांसी की सजा, लेकिन जब इशिता ने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी, तभी कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। एक कैदी की खामोशी के पीछे छुपा दर्द, एक बेटे का टूटा हुआ भरोसा और एक माँ बेटे के रिश्ते की सच्चाई, सब धीरे धीरे सामने आने लगी। क्या आदित्य वाकई गुनहगार था, या समाज ने बिना सुने ही उसे अपराधी बना दिया? इशिता का साहस, उसकी संवेदनशीलता और उसका फैसला, क्या आदित्य की जिंदगी बचा पाएगा, या सच का रास्ता भी उसके लिए मौत की सीढ़ी बन जाएगा? दोस्तों, यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपके दिल को छू जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका सच आपको झकझोर कर रख देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा कि कभी कभी गुनाहगार वही नहीं होता जिसे अदालत दोषी ठहरा दे। दोस्तों, कहानी की नायिका इशिता राठौर है, एक महिला पुलिस अधिकारी जो हाल ही में अपने थाने की प्रभारी नियुक्त हुई थी। वह न केवल ईमानदार और निडर थी, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए भी जानी जाती थी। भले ही उसने वर्दी पहनकर अभी 1 साल भी पूरा नहीं किया था, लेकिन अपने साहस और निष्पक्ष निर्णयों की वजह से वह पूरे इलाके में एक भरोसेमंद और सम्मानित नाम बन चुकी थी। उसके थाना क्षेत्र में कोई भी अपराध होता, इशिता तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाती थी। चाहे वह चोरियों का मामला हो, किसी बदमाश की हरकत हो या घरेलू हिंसा का मामला, वह किसी को भी माफ नहीं करती थी। एक दिन दोपहर के समय इशिता को अपने वायरलेस पर एक गंभीर सूचना मिलती है। मैडम, गांव तिलकपुर में एक युवक ने अपनी ही मां पर हमला किया है। महिला गंभीर रूप से घायल है, तुरंत पहुंचिए। यह सुनते ही इशिता तुरंत अपनी सरकारी जीप में बैठती है और 2 सिपाहियों के साथ घटनास्थल की ओर रवाना होती है। गांव की संकरी गलियों से गुजरते हुए जब जीप उस कच्चे मकान के सामने रुकती है, तो वहां भारी भीड़ जमा थी। लोग फुसफुसा रहे थे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इशिता जब भीतर जाती है तो दृश्य बेहद दिल दहला देने वाला था। एक बूढ़ी महिला अनन्या देवी खून से लथपथ जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसके पास ही एक युवक लगभग 21 साल का खड़ा था। हाथों में एक बड़ी लकड़ी की लाठी थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि शून्यता थी, जैसे वह खुद समझ नहीं पा रहा हो कि क्या हुआ। इशिता सख्त आवाज में कहती है, तुम्हारे हाथ में जो लाठी है उसे जमीन पर रख दो और हमारे साथ थाना चलो। युवक चुपचाप लाठी जमीन पर रख देता है। वह ना विरोध करता है और ना कुछ कहता है। इशिता हैरान होती है, लेकिन ज्यादा सवाल किए बिना उसे जीप में बैठाकर थाने ले आती है। थाने में युवक को अलग कमरे में बैठाया जाता है। इशिता सोचती है कि पहले प्राथमिक उपचार करवा लिया जाए और फिर पूछताछ की जाएगी, लेकिन उस दिन इशिता का मन बेचैन था। क्यों, समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उस लड़के की आंखों में वह कोई अपराधी नहीं बल्कि एक टूटा हुआ इंसान देख रही थी। लगभग 3 घंटे बाद उच्च अधिकारियों का आदेश आता है कि लड़के को अदालत में 24 घंटे के भीतर पेश करना है। केस बेहद गंभीर था। अपनी मां पर जानलेवा हमला, जो समाज में अत्यंत निंदनीय अपराध माना जाता है। इशिता युवक को न्यायालय ले जाती है। वहां वकीलों और जज की मौजूदगी में पूछताछ होती है। तुम्हारा नाम? जज पूछता है। आदित्य वर्मा, लड़के ने संक्षेप में जवाब दिया। क्या तुमने अपनी मां पर हमला किया था? सवाल किया गया। आदित्य चुप रहा। क्या तुम दोषी हो? फिर वही सन्नाटा। सभी के पास स्पष्ट सबूत थे। घटनास्थल पर आदित्य के हाथ में लाठी देखी गई थी। मां बेहोश मिली थी और वह मौके पर उपस्थित था। आदित्य की चुप्पी को स्वीकृति माना गया। जज ने फैसला सुनाया। आदित्य वर्मा, आपको आईपीसी की धारा 77 हत्या के प्रयास के अंतर्गत दोषी पाया जाता है। पीड़िता की स्थिति गंभीर होने के कारण और अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए 2 महीने बाद फांसी की सजा सुनाई जाती है। यह निर्णय सुनते ही कोर्ट में हड़कंप मच गया, लेकिन आदित्य बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में न डर था, न पछतावा, न आक्रोश। इशिता कोर्ट रूम के बाहर खड़ी थी, अपनी भावनाओं को छुपाते हुए। इशिता को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही लड़का जो शुरू से कुछ बोल भी नहीं रहा था, इतना बड़ा अपराध कर सकता है। उसे याद आया, जब वह गांव पहुंची थी तब आदित्य की आंखों में कोई वैश्यपन नहीं था, बल्कि एक गहरी बेचैन खामोशी थी, जैसे वह किसी अंदरूनी तूफान में घिरा हो।
फैसला सुनाए जाने के बाद इशिता आदित्य को फिर से थाने लेकर आती है और उसे एक सील बंद कोठरी में रखा जाता है। आदित्य की ओर देखने पर भी कोई अफसोस झलकता नहीं। रात को जब थाने का माहौल शांत हो जाता है, इशिता अकेले आदित्य की कोठरी के पास जाती है। उसका मन करता है कि इस लड़के से खुलकर बात की जाए। वह धीमी आवाज में पूछती है, तुम्हें कोई दुख नहीं है? तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से अस्पताल में है और अब तुम्हें 2 महीने बाद फांसी होने वाली है। आदित्य उसकी ओर देखकर हल्की मुस्कान देता है। यह देखकर इशिता का गुस्सा फूट पड़ता है। वह डांटती है, क्या तुम्हें हंसी आ रही है? जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उसका यह हाल कर दिया और अब मुस्कुरा रहे हो? लेकिन आदित्य कुछ नहीं बोलता। उसकी मुस्कान के पीछे कुछ छुपा था, शायद पीड़ा, शायद कोई गहरी बात जो अभी सामने आनी बाकी थी। इशिता की आंखों में सवाल थे, क्या आदित्य सचमुच गुनहगार है या इस मामले में कुछ ऐसा छुपा है जो सबकी नजरों से बच गया है? थाने में उस दिन माहौल कुछ अलग ही था। सुबह से ही काम का दबाव था और इशिता राठौर, वह तेज तर्रार महिला पुलिस अधिकारी, एक के बाद एक मामलों को निपटा रही थी। फिर भी अंदर एक अजीब बेचैनी उसे नहीं छोड़ रही थी। कैदी आदित्य वर्मा, जिसे कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी, उसके दिमाग में लगातार घूम रहा था। वह लड़का जिसने गिरफ्तारी और अदालत दोनों में चुप्पी साधी थी, इशिता के लिए अब तक एक रहस्य ही था। दोपहर के करीब थाने में अचानक एक महिला दौड़ती हुई आती है, चेहरे पर घबराहट और आंखों में आंसू। वह हांफते हुए कहती है, मैडम, हमारे घर में चोरी हो गई है, सब कुछ ले गए, गहने, नकद, हर चीज। इशिता गंभीर हो जाती है और तुरंत अपने 2 विश्वस्त कांस्टेबलों विहान और कार्तिक को निर्देश देती है, तुम दोनों महिला के घर जाओ, आसपास की पूरी जांच करो, सबूत इकट्ठा करो, तस्वीरें खींचो और पड़ोसियों से पूछताछ करो, मुझे हर छोटी बड़ी जानकारी भेजो। कार्तिक और विहान तुरंत महिला के साथ चले जाते हैं। अब थाने में सिर्फ 2 लोग बचे थे, एक इशिता और दूसरी ओर कोठरी में बंद आदित्य वर्मा। इशिता धीरे धीरे कोठरी के पास टहलती हुई पहुंचती है। थोड़ी देर चुपचाप खड़ी रहती है और फिर पूछती है, तुम्हें दुख नहीं होता आदित्य? तुम्हें अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। 2 महीने बाद आदित्य वर्मा इस दुनिया में नहीं रहेगा। आदित्य चुप बैठा था, चेहरा शांत, लेकिन उस शांति के भीतर जैसे कोई अजीब सा तूफान छुपा हो। इशिता की आवाज थोड़ी कड़क हो गई, तुम अब तक कुछ क्यों नहीं बोले? अदालत में भी चुप, थाने में भी चुप, अपने अपराध को कबूल तक ठीक से नहीं किया। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह चुप रहने से तुम बच जाओगे? फिर थोड़ी देर रुककर इशिता कहती है, लेकिन यह सब तुम्हारी ही गलती है। अगर सच में अपनी मां पर हमला किया है तो तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसी गलती माफ नहीं की जा सकती। आदित्य इस पूरी बातचीत में नजरें झुकी हुई रखता है, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आती है। इशिता चौंक जाती है। क्या तुम्हें हंसी आ रही है? उसकी आवाज अब गुस्से से भर गई थी। क्या तुम्हें इतना भी दुख नहीं कि तुम्हारी मां अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है? तुम्हारे अंदर कोई भावना नहीं बची? लेकिन आदित्य कुछ नहीं बोलता। उसकी आंखों में न डर था, न उत्तेजना, सिर्फ ठंडी चुप्पी। इशिता का मन भारी हो जाता है। उसे लगता है कि शायद यह लड़का मानसिक रूप से टूट चुका है या फिर यह उसका कोई ढाल है जिसके पीछे वह खुद को छुपा रहा है। तभी अचानक उसके वायरलेस पर कॉल आता है। कार्तिक की आवाज थी, मैडम, हम उस महिला के घर पहुंच चुके हैं। जांच में पता चला कि अलमारी से चोरी किए गए पैसे का असली आरोपी वही महिला का बेटा था। उसने खुद भी कबूल कर लिया कि चोरी किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि उसने की थी। इशिता थोड़ी देर चुप रहती है, फिर गंभीर स्वर में कहती है, ठीक है, मामले को यहीं बंद करो। महिला से कहो कि अपने बेटे को समझाए और अगली बार झूठी रिपोर्ट दर्ज न करें। फोन कटते ही इशिता के चेहरे पर थोड़ी थकावट और निराशा झलकती है। वह अपने कमरे की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी मोबाइल फिर बजता है। इस बार कॉल थाने के वरिष्ठ अधिकारी का था। मैडम इशिता, कैदी आदित्य वर्मा को फांसी से पहले उसकी कोई भी अंतिम ख्वाहिश हो, उसे पूछकर हमें सूचित करें। जेल प्रशासन उसकी अंतिम ख्वाहिश पर विचार करेगा। इशिता ने जी सर कहकर कॉल बंद किया, लेकिन उसका मन फिर उसी कैदी की ओर मुड़ गया जो कोठरी में अब भी वैसे ही शांत बैठा था। शाम का समय था, थाने में सन्नाटा था। हल्की हवा बह रही थी और बाहर आसमान धीरे धीरे अंधेरे की चादर ओढ़ने लगा था। सभी पुलिसकर्मी दिन भर की थकान के बाद आराम में थे, लेकिन इशिता राठौर, उस थाने की ईमानदार और संवेदनशील महिला अधिकारी, अब भी सोच में डूबी हुई थी। उसका ध्यान उस कैदी आदित्य वर्मा पर टिका हुआ था जिसे 2 महीने बाद फांसी दी जानी थी। अदालत का फैसला हो चुका था और अब जेल प्रशासन की ओर से आदेश आया था कि कैदी की अंतिम ख्वाहिश जानी जाए।
इशिता कुछ देर अपने कमरे में बैठी रही, फिर उठकर चाय के 2 कप बनवाए, एक अपने लिए और एक आदित्य के लिए। वह खुद चाय लेकर कोठरी की ओर बढ़ी। आदित्य अब भी चुपचाप बैठा था, जैसे उसे दुनिया से कोई मतलब ही न हो। इशिता ने 1 कप चाय उसके पास बढ़ाया और शांत स्वर में कहा, लो चाय पी लो। मुझे ऊपर से आदेश मिला है कि तुम्हारी कोई भी आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। जितना कानून और मर्यादा अनुमति देती है हम पूरा करेंगे। तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 महीने हैं। आदित्य ने चाय का कप हाथ में लिया। हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर थी। उसने इशिता की आंखों में देखा और बिना झिझक कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश बस यही है कि जब तक मैं जिंदा हूं हर रात एक कुंवारी लड़की के साथ बिताना चाहता हूं। यह सुनते ही इशिता की आंखों में हैरानी और माथे पर क्रोध की लकीरें उभर आईं। कुछ क्षण के लिए वह सन्न रह गई। एक पुलिस अधिकारी के सामने कोई कैदी इस तरह की ख्वाहिश कैसे जाहिर कर सकता है? उसने गहरी सांस ली और संयम के साथ बोली, यह क्या बेहूदी बात है तुम्हारी? यह मांग न तो इंसानियत के दायरे में है न ही कानून के। क्या तुम्हें कोई और इच्छा नहीं सूझी? आखिरी वक्त में भी तुम्हारी सोच इतनी घटिया है? लेकिन आदित्य मुस्कुराता रहा। उसके चेहरे पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी। मैंने अपनी ख्वाहिश बता दी, अब आप माने या ना माने यह आपकी मर्जी है। इशिता का गुस्सा तो बहुत बढ़ गया, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। उसके पास एक अधिकारी की मर्यादा थी और एक महिला की गरिमा भी। देखो आदित्य, उसने सख्ती से कहा, ऐसी ख्वाहिश कोई भी पूरी नहीं कर सकता। कोई लड़की इस तरह किसी अपराधी के साथ अपना शरीर साझा करना नहीं चाहेगी। कानून इसकी अनुमति नहीं देता। लेकिन आदित्य अपने डीठ अंदाज में बोला, क्यों नहीं चाहेगी? आप भी तो एक लड़की हैं। देखने से लग रहा है कि आप शादीशुदा नहीं हैं। आप ही क्यों नहीं? मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। यह सुनते ही इशिता का रंग उतर गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई जैसी अनुभूति हुई। कुछ पल के लिए वह स्तब्ध रह गई। उसका मन पूरी तरह विचलित हो उठा। यह क्या बोल रहा है? क्या यह मजाक कर रहा है या इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है? इशिता ने गहरी सांस ली और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए पलट गई। पहली बार वह अपने कर्तव्य से थोड़ी हटकर एक नारी के रूप में आदित्य वर्मा की आंखों में छिपे सच को जानने निकली थी। उसने सादे कपड़े और हल्की साड़ी पहन रखी थी ताकि कैदी को यह एहसास हो कि उसकी बात को गंभीरता से सुना जा रहा है। जैसे ही इशिता कोठरी के सामने पहुंची, आदित्य की आंखों में अचानक एक अलग सी चमक उभर आई। वह हल्का सा चौंका, मुस्कुराया और बोला, मुझे पता था आप जरूर आएंगी। जब आपने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछी थी तभी महसूस हो गया था कि आप बाकी अफसरों जैसी नहीं हैं। आपके जैसा पुलिस अधिकारी मैंने कभी नहीं देखा। आपने मेरी बात को समझा? इशिता पूरी तरह शांत थी। वह उसकी ओर बिना घबराहट के देखती रही, फिर ठहर कर बोली, मैं यहाँ इसलिए नहीं आई क्योंकि तुम्हारी कही बात सही थी, बल्कि इसलिए आई हूँ क्योंकि हर इंसान की अंतिम इच्छा जानना हमारा कर्तव्य है। लेकिन मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी उस ख्वाहिश के पीछे छिपा कारण आखिर क्या है? आदित्य हल्का मुस्कुराया और कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों की चमक अब हल्की सी नमी में बदल चुकी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर मेरे जैसे हर कैदी ने यही ख्वाहिश रखी तो क्या आप सबकी पूरी करेंगी? इशिता इस सवाल पर थोड़ी देर सोच में पड़ गई। उसने गहरी सांस ली और जवाब दिया, नहीं, और शायद तुम्हारी ख्वाहिश भी गलत थी। लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि लोग गलतियां करते हैं। मुझे लगता है कि कई बार कुछ खामोशियां झूठ से ज्यादा खतरनाक होती हैं। इसीलिए मैं यहाँ हूँ ताकि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है वह जान सकूं। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। इशिता ने बिना किसी घुमाव के सीधा सवाल किया, बताओ आदित्य, तुम्हारी माँ के साथ असल में क्या हुआ था? क्या सचमुच तुमने ही वह सब किया? यह सुनते ही आदित्य की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसकी जुबान धीरे धीरे खुलने लगी। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वह मेरी पूरी दुनिया थी। उस दिन हम दोनों खेत से लौट रहे थे। रास्ते में अचानक 2 लोग हमारे सामने आ गए। शराब के नशे में थे और मेरी माँ के साथ बदतमीजी करने लगे। मैंने उन्हें रोका। पहले तो मैंने विनती की, लेकिन जब उन्होंने मेरी माँ पर हाथ उठाया तो मैंने पास पड़ी लाठी उठा ली। मैंने सिर्फ डराने के लिए मारी थी, लेकिन वह सीधा एक आदमी के सिर पर लग गई और वह वहीं गिर पड़ा। दूसरा आदमी मेरी माँ को धक्का देकर भाग गया। मैं तुरंत माँ के पास दौड़ा, लेकिन वह भी चोट लगने से बेहोश हो गई। आदित्य की आवाज अब भर आई थी। लोग वहां जमा हो गए। किसी ने मेरी लाठी देखी और समझ लिया कि मैंने ही माँ पर हमला किया है। माँ बोलने की हालत में नहीं थी और मुझे वहीं मौके से पकड़ लिया गया। इशिता अब तक बिना एक शब्द बोले उसकी बातें सुन रही थी। उसका मन अंदर तक हिल चुका था। एक बेटे ने अपनी माँ की रक्षा के लिए हथियार उठाया और उसी पर हत्या का आरोप लगा दिया गया। उसने आदित्य से धीमे स्वर में पूछा, तुमने अदालत में यह सब क्यों नहीं बताया? तुम चुप क्यों रहे? आदित्य ने सिर झुका लिया।
मैं डर गया था और शर्मिंदा भी। मुझे लगता रहा कि लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। माँ की हालत बहुत गंभीर थी। मुझे लगा कि शायद वह मर जाएंगी, और अगर ऐसा हुआ तो सच बताने पर भी मैं खुद को नहीं बचा पाऊंगा। इशिता का दिल भर आया। उसकी आंखों में भी एक गहरी संवेदना उतर आई। अगली सुबह इशिता ने तुरंत यह निर्णय लिया कि आदित्य के मामले की गहन समीक्षा की जाए। उसने प्रशासन से अनुमति लेकर उसे फिर से अदालत तक ले जाया और इस बार खुद आदित्य की ओर से पूरी घटना को स्पष्ट रूप से बयान किया। आदित्य ने अपने पूरे दिल और भावनाओं के साथ उस दिन की पूरी घटना दोहराई, जैसे उसने हर शब्द सोच समझकर चुना हो। अस्पताल से उसकी मां की मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि घायल महिला की चोटें सीधे हमले के कारण नहीं, बल्कि धक्का मुक्की और स्थिति की अनियंत्रित झटकों से लगी थीं। कोर्ट ने मामले की पुनः जांच के आदेश दे दिए। कुछ ही हफ्तों में असली अपराधी पकड़ में आए। वे दोनों वही लोग थे जो उस दिन घटना स्थल पर मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज और ग्रामीणों की गवाही के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इस तरह आदित्य निर्दोष साबित हुआ। उसकी फांसी की सजा को तुरंत समाप्त कर दिया गया और उसे न्यायिक तौर पर रिहा कर दिया गया। कुछ महीनों बाद आदित्य ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। उसे अब उस डर और अन्याय से मुक्त होकर जीने का मौका मिला। और इशिता अब केवल एक पुलिस अधिकारी नहीं रह गई थी। वह आदित्य की संरक्षक, मार्गदर्शक और अंततः जीवन साथी बन चुकी थी। उन्होंने अपने जीवन में नए अध्याय की शुरुआत की और विवाह कर लिया। इशिता आदित्य से 3 साल बड़ी थीं, लेकिन उम्र ने उनके रिश्ते की मजबूती को परिभाषित नहीं किया। उनके बीच का बंधन विश्वास, समझ और साझा संघर्ष की गहरी सांझ से जुड़ा था। समय के साथ उनका रिश्ता केवल साथी होने तक सीमित नहीं रहा। इशिता ने आदित्य के जीवन में एक स्थायी मार्गदर्शक और प्रेरणा के रूप में प्रवेश किया, और आदित्य ने भी अपनी पूरी संवेदनशीलता और स्नेह के साथ इशिता को जीवन का हिस्सा बनाया। उनका प्यार सिर्फ रोमांस नहीं था, बल्कि उसमें साहस, धैर्य और कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे का समर्थन भी था। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इंसानियत, साहस और न्याय की ताकत किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है और जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। दोस्तों, यह कहा जाता है कि सत्य को सामने आने में समय लगता है, लेकिन अंततः वह उजागर हो ही जाता है। हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती, कई बार वह भीतर छुपे तूफान की आवाज को दबाए रहती है। दोस्तों, इस कहानी का समापन हमें जीवन की सच्चाइयों और गहराइयों से रूबरू कराता है। ऐसी बातें जो दिल में उतरती हैं। जब कोई कहानी केवल घटनाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके पीछे की भावनाएं, दर्द और सीख हमारे दिल में समा जाती हैं, तभी वह एक अनुभव बन जाती है। यह कहानी भी ऐसा ही एक अनुभव है जो हमें न्याय, इंसानियत और चुप्पी के असली मायने समझने का अवसर देती है। यह केवल एक निर्दोष युवक आदित्य की कहानी नहीं है, बल्कि समाज की उस जल्दबाजी और पूर्वाग्रह की भी कहानी है, जहां हम अक्सर जो दिखाई देता है उसे सच मान लेते हैं। इशिता का निर्णय केवल एक अफसर का फैसला नहीं था, यह एक नारी, संवेदनशील इंसान और जिम्मेदार नागरिक के दृष्टिकोण से लिया गया था। यह हमें सिखाता है कि इंसाफ केवल अपराध और सजा के बीच नहीं होता। इंसाफ तब होता है जब किसी टूटे हुए इंसान को फिर से जीने का मौका दिया जाए। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे, सावधान रहें। आज भी कई आदित्य हमारी नजरों के सामने चुपचाप सजा झेल रहे हैं, कभी मजबूरी से, कभी समाज के डर से, और कभी सिर्फ इसलिए कि किसी ने उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर करेगी। आपका क्या विचार है? क्या आप इस कहानी से कुछ सीख पाए? कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छूने वाली और रोमांचक लगी, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें यह साबित करने में मदद करता है कि हमारी मेहनत और कहानी आपके दिल तक पहुंच रही है। अगर आप चाहते हैं कि आप जैसी और कहानियों तक हमेशा पहुंचें, जिनमें सस्पेंस, इंसानियत और न्याय की सीख हो, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई कहानी की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन की सीख और संदेश है। जितना अधिक लोग इसे देखेंगे, उतना ही अधिक समाज में सच और इंसानियत की समझ फैलेगी। याद रखिए,
आज भी कई आदित्य हमारी आंखों के सामने चुपचाप भुगत रहे हैं, कभी लाचारी से, कभी समाज के डर से, और कभी सिर्फ इसलिए कि किसी ने उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। आपकी एक क्लिक उन्हें समझने और न्याय दिलाने की दिशा में एक कदम हो सकती है। तो देर किस बात की, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, यह हमें सोचने, सीखने और अपने समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा देती है।